स्वागत है आप सभी का अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो आज हम एग्रीकल्चर का जो आगे का टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वीड्स का। ठीक है, वीड्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसके क्रॉप रिलेशंस हमने ये पढ़े थे कि फसलों के साथ किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करता है, उसके लाभ पढ़े थे, हानियां पढ़ी थी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। और इस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वीड के बारे में बताया था। तो ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड मतलब खरपतवारों का वर्गीकरण। जिस प्रकार आपके फसलों का वर्गीकरण था, फसलों को निम्न आधार पे वर्गीकृत किया गया था, मौसम के आधार पे, आपका जीवन चक्र के आधार पे, विशेष महत्व के आधार पे, कृषि कार्य के आधार पे अलग अलग उनका वर्गीकरण था, वैसे ही खरपतवारों को भी वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो सबसे पहला आधार है वो है फसल संबंध के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप रिलेशन। मतलब आपका जो खरपतवार है वो किस प्रकार से फसलों से संबंधित है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है निरपेक्ष खरपतवार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट वीड्स। अब एब्सोल्यूट वीड्स का मतलब क्या रहता है? ये डायरेक्टली क्रॉप से रिलेटेड ना होके इनडायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। मतलब ये फसलों के बीज ही उगेंगे, ठीक है, पर फसलों से मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं ना, डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं अपन की सीधे तौर पे संबंधित नहीं रहते हैं। ये किसी फसल के स्पेशल वीड्स होते हैं, जैसे गेहूं के बीच में गेहूं सा, सरसों के बीच में सत्यानाशी, ठीक है, धान के बीच में जंगली धान। ठीक है, तो ये कुछ वीड्स रहते हैं, इनको एब्सोल्यूट या फिर निरपेक्ष खरपतवार कहा जाता है और ये किसी भी खेत में उग जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके बथुआ, ठीक है, हिरणखुरी, आपका सत्यानाशी, गेहूंसा, ठीक है, कृष्णनील। तो ये एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका जो निरपेक्ष से क्वेश्चन पूछा था वो आपका इन चारों से क्वेश्चन आया था। कृष्णनील से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन चारों से एक एक बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका सापेक्ष, या जिसको बोलते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव खरपतवार क्या रहते हैं? आप एग्जांपल में देख सकते हैं, गेहूं के खेत में मक्का। इसका मतलब क्या है? जब कोई फसल, ठीक है, जब कोई फसल किसी अन्य खेत में उग जाए उसको क्या कहा जाता है? सापेक्ष, रिलेटिव वीड्स कहा जाता है। अब देखिए, गेहूं आपके लिए मेन क्रॉप है, मेज भी आपके लिए मेन क्रॉप है, पर मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था कि मुख्य फसल के बीच में अगर कोई भी पौधा उगता है तो वो खरपतवार है। अब यहां पे रिलेटेड क्यों है? क्योंकि दोनों मेन क्रॉप्स हैं आपके, बट एक मेन क्रॉप के बीच में दूसरा मेन क्रॉप उग जा रहा है, इस कारण इसे रिलेटिव कहते हैं। अच्छा, इसको रिलेटिव बनाने का ना और भी अच्छा तरीका आप ये कर सकते हैं कि यहां पे आप ले लीजिए, बेस्ट है, सरसों को ले लेते हैं। अब यहां पे ना आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कैसे समझ आएगा? गेहूं कौन से सीजन का क्रॉप है? खरीफ। सरसों कौन से सीजन का क्रॉप है? खरीफ। अब खरीफ के सीजन में ही दो क्रॉप लगे हैं, पर ये दोनों अपने आप में मुख्य फसल है। मान लेते हैं कि एक खेत में आपका गेहूं लगा है, दूसरे खेत में आपका सरसों लगा है। किसी कारणवश, चाहे सोइंग इंप्लीमेंट्स की तरफ, मतलब सोइंग इंप्लीमेंट्स की वजह से हो गया, या जो बीज को छिड़क रहा है उसके वजह से हो गया, किसी भी वजह से गेहूं के खेत में सरसों और सरसों के खेत में गेहूं मिक्स हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के लिए क्या होंगे? नुकसानदायक होंगे ना। भले मुख्य फसल है पर एक दूसरे की क्वालिटी को लॉस करेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव वीड्स। रिलेटेड तो है पर खरपतवार है। नेक्स्ट है आपका शैतान खरपतवार। ठीक है, शैतान खरपतवार आप सभी को पता होगा कि जैसे बच्चे शैतान रहते हैं ना, बार बार आपको परेशान करते हैं, आप कोई चीज मना करते हैं वो उसी चीज को करते हैं। कुछ खरपतवार भी आपके ऐसे होते हैं ना जो बार बार आपको परेशान करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दूब घास, मोथा और गाजर घास। तो आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि गाजर घास जो है वो क्या करता है? बहुत तीव्र गति से वृद्धि करता है। ठीक है, दूब घास का मैंने बताया था प्रोपोगेशन टेक्निक क्या था आपका? रनर्स। मतलब आप अगर तोड़ के उसके हिस्सों को वापस से जमीन पे गाड़ देंगे तो वो वापस से उगने लग जाएंगे। तो ये क्या है? बार बार आपको ना परेशान करते हैं कि भाई आपने एक बार इनका मैनेजमेंट किया, अगर कुछ हिस्सा भी इनका बच गया ये वापस से उग जाएंगे, फिर आप इनको हटाएंगे फिर ये वापस उग जाएंगे। तो बार बार आपको क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और यही परेशानी क्या रहता है? आपके खरपतवार नियंत्रण में ज्यादा दिक्कत करता है, इसलिए इन्हें शैतान खरपतवार कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नकलची खरपतवार, जिसको मिमिक्री वीड कहा जाता है। आपने देखा होगा कि
किसी व्यक्ति की आवाज को कॉपी करके उसी आवाज में बोलना क्या कहलाता है? मिमिक्री। या किसी एक व्यक्ति के जो आपके हाव भाव हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, उसी को हम कॉपी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिमिक्री। तो वीड्स के केस में क्या रहता है कि यहां पे किसी मुख्य फसल के जैसे ही दूसरी आपकी जो खरपतवार है वो उगने लगती है, मतलब सेम वैसे ही दिखेगा। ठीक है, पौधे आप जो अर्ली स्टेज में ना पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये खरपतवार है कि मुख्य फसल है। मेन खरपतवार के जो आपका मेन खरपतवार है वो मुख्य फसल के बीच ही उगेगा, उसके जैसा ही दिखेगा और उसके जैसा वृद्धि भी करेगा। तो यही दिक्कत रहता है उनको पहचानना, और इस नकल के कारण इन्हें मिमिक्री वीड्स या नकलची खरपतवार कहा जाता है। जैसे गेहूं के खेत में गेहूंसा और धान के खेत में जंगली धान। देखिए, जंगली धान या आपका जो गेहूंसा है ना, वो एज इट इज आपके धान या गेहूं की फसल के जैसे दिखते हैं। इनको पहचानने के लिए या तो इनको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, या तो फिर आपको मतलब क्या बोल सकते हैं, नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे इनके पत्तों को देखें। ठीक है, जैसे गेहूंसा का एक कैरेक्टर बताता हूं। गेहूंसा गेहूं के जैसे दिखता है, पर इसके पत्तियां पतले रहती हैं, इसमें जो कल्ले फूटते हैं वो छोटे रहते हैं। तो ये कुछ पहचान रहती है। अगर आप इस पहचान को पकड़ लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या होंगे, इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये मिमिक्री का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वैच्छिक, या इसी को कहा जाता है वॉलंटियर। अब वॉलंटियर का मतलब आप समझते होंगे, जैसे कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को वॉलंटियर बनाते हैं कि वो देख रेख करे। क्या है? देख रेख करे और मतलब मैनेजमेंट करा के रखे। ठीक है, प्रबंधन करे, ऐसे होता है ना वॉलंटियर्स का काम। यहां पे वॉलंटियर वीड्स, अच्छा हाँ, एक और चीज, जो वॉलंटियर रहते हैं उनको पावर दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि स्कूल के फंक्शंस में या कॉलेज के फंक्शंस में जो वॉलंटियर रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं आके, तू शांत रह, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। स्पेशल पावर दिया गया उनको कहीं भी आने जाने का, वो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हम क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठे रहेंगे, उनको पूरा हक होता है कि वो घूम के मैनेजमेंट करें। तो स्वैच्छिक खरपतवार या वॉलंटियर वीड्स भी यही रहते हैं, घूम घूम के क्या करते हैं, अपना प्रबंधन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, किसी फसल का अन्य मौसम में उगना। जैसे आपका धान है, ठीक है, धान क्या हो रहा है, खरीफ की फसल है, अब वो रबी में भी उग रहा है, अब वो जायद में भी उग रहा है, फिर वापस से खरीफ में उग रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार बिना किसी रोक टोक के अन्य मौसमों में उगते जा रहा है। और ये अगर उग रहा है तो नुकसान तो बिल्कुल पहुंचाएगा। नुकसान क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि आपकी मुख्य फसल जो होगी उसके बीच में क्या हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है आपका स्वैच्छिक या वॉलंटियर वीड्स। इसमें आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा कि धान की फसल के बीच में किसी अन्य फसल का उगना क्या कहलाता है, तो ये आप स्वैच्छिक खरपतवार बोल सकते हैं, पर हाँ वहां पे फसल मेंशन होना चाहिए। जैसे खरीफ में धान के खेत में गेहूं का उगना। अब गेहूं किसका खेत, गेहूं कौन से सीजन का है, रबी का है, लेकिन उग कब रहा है, वो आपका खरीफ में। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका आपत्तिजनक खरपतवार। इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्शनल वीड कहा जाता है। ऑब्जेक्शनल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे बहुत जगह पे होता है ऑब्जेक्शन करते हैं हम कि भाई ये गलत हो रहा है, आप ये चीज बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शनल या आपत्तिजनक वीड भी ऐसा ही है। क्या है, कुछ पौधे जो रहते हैं उनके बीज आपके खरपतवारों के बीजों के जैसे दिखते हैं। हमने आपको कैरेक्टर में समरूपता बताया था ना कि एक जैसे दिखते हैं। तो अब होता क्या है कि जब हम इनका छिड़काव करते हैं तो ये खरपतवार के बीज भी मिल जाते हैं और खेत में आके उगने लगते हैं। अब उगने से क्या होता है हमें समझ नहीं आता है, और ये क्या होते हैं, वापस से जब हार्वेस्ट होता है तो हार्वेस्ट होने के टाइम फिर से ये किस में मिल जाते हैं, आपके मुख्य फसल के बीज में। तो नेक्स्ट सीजन में फिर क्या होगा, ये मुख्य फसल के साथ ग्रो करेंगे, फिर हार्वेस्ट होगा तो इसमें से फिर ये इनके बीज कुछ मात्रा में मिल जाएंगे। अब जिनको आप मैनेज कर लेंगे वो सही है, बट अगर कुछ भी पौधा बच गया, उनके बीज मिल गए, तो अगले सीजन में क्या होगा, वापस से उगेगा। तो ये आपत्ति है ना कि बार बार आपको क्या किया जा रहा है, और मतलब आप इनका मैनेजमेंट कर भी रहे हैं, उसके बाद भी ये मिलावट कर रहे हैं। मतलब क्या है, चीटिंग कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, भाई मिल जा रहे हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, आपत्तिजनक खरपतवार। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट वीड्स। अब सैटेलाइट का मतलब तो आपको पता ही होगा। सैटेलाइट मतलब क्या रहता है कि जैसे हमने पृथ्वी के ऊपर अनेक ग्रह, नक्षत्र, जो उपग्रह हैं जो उसको छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स को जो छोड़े जाते हैं ना, किस चीज के लिए, कि वो पल पल की जानकारी दे सके, पृथ्वी के प्रत्येक स्थिति की जानकारी दे सके, स्थान की जानकारी दे सके, मूवमेंट की जानकारी दे सके। यही खेत में भी
जो खरपतवार है ना यही काम करते हैं। सैटेलाइट वीड ऐसे वीड रहते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ ग्रो करते हैं और मुख्य फसल की प्रत्येक अवस्था में, जैसे अगर इनका वाटर रिक्वायरमेंट स्टेज आया तो इनका भी वाटर रिक्वायरमेंट स्टेज आ जाएगा, इनको न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसी टाइम पे इनको, मतलब क्या करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके बीच में क्या करेंगे, आपको सैटेलाइट की तरह नजर रखेंगे, आपकी एक एक मूवमेंट पे नजर रखेंगे मुख्य फसल के, जैसा जैसा मुख्य फसल कर रहा है वैसा वैसा खरपतवार करते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है सैटेलाइट वीड। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जौ के फसल में जंगली जई का उगना। अब ये जंगली जई क्या करता है, जिस प्रकार जौ को पानी की जरूरत होगी उसी टाइम ये पानी चाहिएगा, जिस प्रकार जौ को सूरज की या सूर्य की किरण की आवश्यकता होगी उस टाइम इसको भी आवश्यकता होगा, कंपटीशन करेगा, क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा और फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। चलिए 8वां और आखिरी क्लासिफिकेशन जो आपका फसल संबंध है वो है रोग्यू। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं ना, ये जितना भी मैंने लिखा है, ये जितने भी क्लासिफिकेशन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे गए हैं, तो मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पूछे गए हैं। नकलची, स्वैच्छिक, आपत्तिजनक, सैटेलाइट, रोग्यू तो ना जाने कितने बार पूछा है, रोग्यू तो बहुत बार आता है। तो रोग्यू क्या है, इसको ये बोल सकते हैं कि किसी एक फसल की दो किस्मों का एक साथ मतलब मिलावट में वो आ जाना। सपोज धान है, धान के अलग अलग किस्म हैं, जैसे आपका श्यामला है। अच्छा श्यामला फेमस है इसके कैरेक्टर के लिए, श्याम कलर का रहता है, ठीक है। ये आपका एक साल क्वेश्चन पूछा गया है, पीएटी में शायद आया था जहां तक मुझे याद है, कि छत्तीसगढ़ में धान की जो श्याम रंग की किस्म है उसको क्या कहते हैं, तो वो श्यामला है, ठीक है। तो श्यामला है, और जैसे आप मान लेते हैं कि बम्बलेश्वरी है, ये दो धान की किस्म है। अब मैंने एक खेत में श्यामला को लगाया है, पूरा का पूरा श्यामला लगा दिया। अब श्यामला लगाने के बाद क्या होता है, उसके बीच में बम्बलेश्वरी के कुछ दाने आ जाते हैं। भले एक ही फसल है, भले आपका वो धान ही है, उसके बाद भी अगर इनमें मिलावट हुआ, जैसे होता है ना कि हम चावल खाते रहते हैं, हम बोलते हैं कि अरे यार मोटा चावल और पतला चावल मिक्स हो गया है, टेस्ट में फर्क आ जाता है, पकने में फर्क आ जाता है, खाने में अलग लगने लगता है, तो ये क्या होता है, क्वालिटी को डिक्रीज करता है। तो रोग्यू में क्या रहता है, किसी एक ही फसल के दो अलग किस्मों का आपस में मिल जाना, ये क्या कहलाता है, आपका रोग्यू। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे गेहूं की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ गेहूं है, वो आपका मिल गया किसी और गेहूं के किसी और वैरायटी के साथ, मान लेते हैं अरपा वैरायटी के साथ आपका छत्तीसगढ़ गेहूं 3 मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, रोग्यू। अब इसमें रोग्यू कैसे पहचानना है, जो आप मुख्य वैरायटी को लगाएंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूं श्यामला, तो श्यामला आपकी मुख्य वैरायटी है, ये रोग्यू नहीं है। आपकी रोग्यू क्या बन जाएगी, बम्बलेश्वरी, मतलब श्यामला के फसल के बीच में बम्बलेश्वरी का उगना रोग्यू कहलाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका, सॉरी यहीं पे है, जल व भूमि के खरपतवार। ये भी आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलीय खरपतवार है, ये बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल का खरपतवार है, तो ये बार बार रिपीट किए जाते हैं ना, मैं जलीय को बता रहा हूं, बहुत बार पूछा गया है। तो मरुस्थल खरपतवार क्या होंगे, ऐसे खरपतवार जो कि मरुस्थली जगह या रेगिस्तानी जगह या डेजर्ट जगह पे उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मरुस्थल खरपतवार। क्या क्या है आपके एग्जांपल, नागफनी आपको पता है रेगिस्तान में उगती है, बबूल भी जो रहते हैं कांटे वाले वो भी शुष्क क्षेत्र में उगते हैं आपके, जहां पे रेत रहती है, ठीक है, पानी वानी की असुविधा रहती है। उसके बाद झरबेरी, ये आपका जो बैर रहता है उसका छोटा भाई कहा जाता है ना, झरबेरी का जो पौधा रहता है कांटेदार रहता है ये भी, तो ये क्या है आपके मरुस्थल के खरपतवार। नेक्स्ट है आपका जलीय खरपतवार, मतलब ऐसे खरपतवार जो कि आपका पानी में उगते हैं, ठीक है, इनको वाटर वीड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से आपकी, जलकुंभी हाइएंथस है, हाइड्रीला है, ठीक है, हाइड्रीला को तो हाइड्रीला ही बोलते हैं। तो ये क्या है, ऐसे खरपतवार जो कि जल में उगते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषित खरपतवार, अच्छा शुष्क क्षेत्र। तो देखिए बहुत बार क्या होता है ना, शुष्क क्षेत्र और मरुस्थल में आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, इनके एग्जांपल्स भी जैसे कि झरबेरी है, बबूल है, ये शुष्क क्षेत्र और मरुस्थल को एक साथ रखा जा सकता है। बट शुष्क क्षेत्र की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, ड्राई एग्रीकल्चर का जो मैंने बताया था कि जहां की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो या 500 मिलीमीटर से कम हो। क्लियर है। तो शुष्क क्षेत्र में आपका औक और झरबेरी नामक खरपतवार उगते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषित और अकृषित। तो इसको ऐसा समझिएगा, कृषित खरपतवार ऐसे रहते हैं जो कि कृषि योग्य भूमि में उगने लगते हैं, मुख्य रूप से कृषि योग्य भूमि में उगते हैं। और अकृषित खरपतवार ऐसे खरपतवार हैं जो रोड के किनारे, ट्रेन की पटरी पे कहीं भी उग सकते हैं, जरूरी नहीं कि खेत में ही उगे।
तो कृषित के यहाँ आपका कृषि योग्य भूमि में यहाँ पे या फिर जहां पे आपका फसल लगाया जाता है मेनली वहीं पे ग्रो करते हैं। और अकृषित क्या है, जो साधारणतः कहीं भी ग्रो कर ले उसको अकृषित कहा जाता है। इसको एरेबल, इसको नॉन एरेबल कहा जाता है। तो कृषित में क्या रहता है आपका, सत्यानाशी, गेहूंसा, मोथा और सांवा। क्लियर है। अकृषित में आपका गाजर घास, दतूरा, लेंटाना। लेंटाना की जैसे मैंने बात की थी कि देखेंगे ना आप, झाड़ी जैसा रहता है, जो गुच्छे में फूल आते हैं, काले काले कलर के बीज रहते हैं, बचपन में हम खाते थे। वो कहीं भी उग जाता है, वो जरूरी नहीं कि फील्ड में ही होगे, वो आपका रोड के किनारे, घर के पास कहीं भी उग जाता है। सेम एज इट इज गाजर घास का भी है, और सेम एज इट इज आपका धतूरा जो शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो आप देखेंगे कि रोड के किनारे या घर में कहीं भी उग जाता है। जरूरी नहीं कि वो कृषि योग्य जमीन पे या कृषि में जो आपका फील्ड में आप धतूरा नहीं देखेंगे, ठीक है। अब वो अलग बात है कहीं दिख जाए, बट मेनली ये रोड साइड्स पे या बाहरी कृषि क्षेत्र से बाहर पाए जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति क्या रहता है, जो खरपतवार हमारे देश में ओरिजिन हुए हैं या जिनका उत्पत्ति हमारे देश से हुआ है उनको देशी खरपतवार कहा जाता है, और जिनको विदेशों से लाया गया उसको विदेशी खरपतवार। तो देशी में बहुत सारे हैं इसलिए मैंने नहीं लिखा है, विदेशी को मेनली आप याद करेंगे। गाजर घास के बारे में मैंने इतिहास बताया था, 1950 अमेरिका से आया था। वैसे आपका हिरणखुरी और मोथा भी जो है वो विदेश से आए हैं। अब देसी की बात करते हैं तो कांस है, गेहूंसा है, जंगली धान है आपका, ठीक है, सांवा है, फिर आपका मकरा है, मोथा है, मतलब सॉरी मोथा नहीं है, दूब घास है। ये सारी चीज क्या है आपकी यहीं पे मिल जाएंगे, इसलिए देशी जो रहता है ना उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। विदेशी में आपका ये गाजर घास को और हिरणखुरी को पूछा गया था। क्लियर है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन हम बीज पत्र के आधार पे पढ़ेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन। उसके बाद लाइफ साइकिल के आधार पे पढ़ेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल को जीवन चक्र के आधार पे। फिर हम पढ़ेंगे कि पत्तियों के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, मौसमों के आधार पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन पढ़ते हैं। बीज पत्र के आधार पे, तो इसमें आपको पता होगा बीज पत्र के आधार पे, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जनरली दो होते हैं। पहला होता है आपका एक बीज पत्री जिसको मोनोकॉटिलीडन कहा जाता है, और सेकंड होता है आपका द्विबीजपत्री जिसको डाइकॉटिलीडन कहते हैं। अच्छा, इसकी पहचान कैसे रहती है? तो जनरली सामान्यतः कहते हैं कि एक बीज पत्र में जो आपके सीड्स रहते हैं या जो बीज रहता है वो टुकड़े में डिवाइड नहीं हो पाता, द्विबीजपत्री में सीड्स दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं। एक बीजपत्री में सामान्यतः आपके घास कुल के खरपतवार आते हैं, जैसे आपका दूब घास हो गया, जंगली जई हो गया, जंगली आपका धान हो गया, गेहूंसा हो गया, ये मोथा हो गया, मकरा हो गया। ये किसमें आते हैं? आपके एक बीजपत्री में। लिख लेंगे क्या है? जंगली धान, जंगली जई, गेहूंसा, मोथा, सांवा, मकरा, कांस, ये आपके किस में आ जाएंगे? एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में मुख्यतः जो दलहनी खरपतवार रहते हैं ना, या ऐसे खरपतवार जो कि आसानी से आप बोल सकते हैं कि दो हिस्सों में आपका टूट जाता है, उनको कहा जाता है द्विबीजपत्री। जैसे कि आपका कृष्ण नील है, चौलाई भाजी है, बथुआ भाजी है, सेंजी भाजी है, हिरणखुरी है, सत्यानाशी है। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लेंगे आप। वापस से बोलता हूं, कृष्ण नील है, चौलाई है, सेंजी है, बथुआ है, सत्यानाशी है और हिरणखुरी है। तो ये क्या था? आपका बीज पत्र के आधार पे वर्गीकरण था। ठीक है, कि कॉटिलीडन के बेस पे इनको कैसे विभाजित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवन चक्र के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। जैसा कि हमने क्रॉप के केस में देखा था
कि आपके कुछ ऐसे खरपतवार थे जो कि एक वर्षीय थे, मतलब अपना संपूर्ण जीवन चक्र एक साल में पूरा कर ले रहे थे। कुछ द्विवर्षीय थे जो पहले साल में आपका वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे थे, सेकेंड ईयर में आपका क्या कर रहे थे, सीड्स को या जो आपका फ्रूट है या जो आपका फ्लावर है उसका ग्रो कर रहे थे। कुछ आपके पेरिनियल से बहुवर्षीय थे जो लगातार उगते जा रहे थे, या जिनका ऐसा नहीं था कि एक साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, पूरे होने में 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं, मतलब मोर देन 2 इयर्स लगते हैं। तो यही आपका क्या है, इसमें भी है, खरपतवारों में भी सेम चीज है। इनका वर्गीकरण क्या है, 3 आधारों पे किया गया है। पहला है आपका एक वर्षीय, दूसरा है आपका द्विवर्षीय, और तीसरा है आपका बहुवर्षीय। तो ये चीज होते क्या है, ये तो सबको पता है कि एक वर्षीय में आपका एक साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स आप लिख लेंगे, 1000 दाना, ठीक है, फिर आपका है जंगली धान, फिर आपका जंगली जई है, फिर आपका गेहूंसा है। ये तो आप आसानी से वैसे भी बता सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड रहते हैं क्रॉप से। तो आप इसका ट्रिक ये भी कर सकते हैं कि जो खरपतवार फसलों से संबंधित रहते हैं, जैसे आपका सरसों से क्या संबंधित है, सत्यानाशी। अब सरसों अगर एक साल का फसल है तो सत्यानाशी भी क्या होगी, एक साल की फसल। गेहूं है आपका एक साल की फसल तो गेहूंसा भी एक साल की हो जाएगी। जई जो है वो एक साल की है तो जंगली जई भी एक साल की हो जाएगी। तो ये ट्रिक है, आपको इसी ट्रिक से याद करना है। इसके बाद है आपका कांसनी है, ठीक है, फिर आपका है सेंजी है। तो ये ऐसे खरपतवार हैं जो कि अपना संपूर्ण जीवन चक्र एक साल में पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार की। तो याद कीजिए, जब द्विवर्षीय फसलों की बात कर रहे थे वहां पे आपका क्या आ रहा था, प्याज, गाजर, गोभी, ये था वहां पे। सेम यहां पे भी यही चीज हो जाएंगे। अब यहां पे बस आपको करना क्या है, सबके आगे लगा देना है जंगली। जंगली प्याज, जंगली गाजर, जंगली गोभी। क्यों, क्योंकि प्याज भी वहां पे क्या कर रहा था आपका 2 साल में, पहले साल पे उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा था, दूसरे साल पे वो क्या कर रहा था, सीड प्रोडक्शन कर रहा था। गाजर जो था, जो जंगली गाजर का मतलब जंगली गाजर जो रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, वहां पे भी वही था कि फर्स्ट ईयर क्या कर रहा था, वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकेंड ईयर क्या कर रहा था आपका, सीड्स बना रहा था। तो ये द्विवर्षीय का ट्रिक है। अब बात करते हैं बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय में ना सामान्यतः वहां भी क्या था, घास। जितने भी आपको घास याद आ रहे हैं ना, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, बहुवर्षीय में। जैसे एक एग्जांपल के लिए जॉनसन घास है आपका, ठीक है, गाजर घास है आपका, दूब घास है आपका, इसको छोड़ के आपका हिरणखुरी है, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, नागफनी है, झरबेरी है। ये सब क्या होते हैं, बहुत सालों तक खेतों में रहते हैं या आपके फील्ड में रहते हैं, इसी कारण इनको जो है ना आपका बहुवर्षीय कहा गया है। क्लियर है। अब अगर आपको एक साल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जलीय वह बहुवर्षीय फसल है, तो जलीय बहुवर्षीय जब भी आएगा तो जल कुंभी, ये क्या है आपका, जलीय खरपतवार है और बहुवर्षीय। क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपका क्या होता है, समाप्त होता है। क्लियर है। बीज पत्र के आधार पे हमने पढ़ लिया, ठीक है, जीवन चक्र के आधार पे हमने पढ़ लिया। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मौसम के आधार पे। क्या है, मौसमों के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, सीजन। अब सीजन भी क्या थे आपके, 3 थे। क्या क्या थे आपके, खरीफ, रवि और जायद। अब इसका भी ट्रिक क्या है, जो फसल आपके खरीफ में उग रहे थे उनमें जो भी खरपतवार लगेंगे वो खरीफ के, जैसा कि आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपका आ जाएगा जंगली धान। जंगली धान क्यों आएगा, आपको पता होगा धान जो रहता है वो जनरली कब उगता है, तो धान जो है वो जनरली आपका खरीफ में उगता है। इसके बाद आपका गाजर घास, ठीक है, गाजर घास भी मुख्य रूप से बारिश के बाद ही आप देखेंगे कि जब बारिश होने लगती है ना उसके बाद आपका गाजर घास उगने लग जाता है। इसके बाद आपका है दूबी, जो आपका साइनेडॉन डैक्टिलॉन है ना वो। फिर आपका है हजार दाना, ठीक है, क्या है, हजार दाना। इसके बाद है आपका मोथा। ये सारे क्या है आपके खरीफ सीजन के। ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि खरीफ में आपका कौन सा धान, कौन सी फसल है और उस फसल में पर्टिकुलर कौन सा बीड लगता है। जैसे कि एक और आपका है जंगली चौलाई,
अब बात करते हैं रवि की। तो रवि में आपका आता है गेहूं, तो गेहूं में क्या लगता है, गेहूं सा। सरसों, सरसों में क्या लगता है, सत्यानाशी। ये ट्रिक है, ठीक है, आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप रटने के लिए जाएंगे आपको दिक्कत होने लगेगा, आप समझने के लिए जाएंगे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर आपका है जंगली प्याज। प्याज भी आपका जनरली क्या रहता है, रवि के सीजन में लगाया जाता है। इसके बाद आपका क्या है, सत्यानाशी हो गया। बथुआ जो भाजी है, बथुआ भाजी भी आपका रवि में आता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है। एक और लिख लीजिए आप, कृष्ण नील। अब लास्ट में आता है आपका जायद। तो जायद में ना बदरा बंदरी, इसको इंग्लिश में फॉक्स टेल कहा जाता है, ठीक है। बड़ा अजीब नाम है ना, बंदरा बंदरी, ठीक है। ये खरपतवार का नाम है, बंदरा बंदरी, क्लियर है। तो ये आपके क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपका हो गया सीजन के बेस पे। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन आपका क्या है, आपको पता होगा प्रवर्धन के आधार पे। तो प्रवर्धन या प्रोपोगेशन के बेस पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था तो मैंने प्रबंधन में बताया था कि आपका बल्ब से क्या होता है, प्याजी होता है, जो जंगली प्याज रहता है, ठीक है। आपका रनर से क्या होता है, दूब घास होता है। जड़ से क्या होता है, आपका हिरणखुरी होता है। तना से क्या होता है, अमरबेल होता है। एक चीज आप लिख सकते हैं कि पत्तों से कौन सा होता है, तो पत्थर चट्टा, या आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक अगर एक्स्ट्रा आपको लिखना हो तो पत्तों से क्या होता है, पत्थर चट्टा। अब ये तो रही अलैंगिक प्रजनन की, एसेक्सुअल। लैंगिक में क्या था आपका बीज, तो बीज में आपका हिरणखुरी है, हजार दाना है, ठीक है। जितने भी आपके दाने वाले हैं ना, जैसे गेहूंसा है, ये सारे क्या है आपके सीड्स के थ्रू, या जो आपका लैंगिक प्रजनन के थ्रू। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था, क्लियर है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है आपका। ये क्लासिफिकेशंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन आपको कुछ बुक में दिखेगी, पत्तियों के आधार पे, ठीक है। क्या, पत्तियों के आधार पे। तो पत्तियों के आधार पे दो रहते हैं, एक को कहा जाता है चौड़ी पत्ती के खरपतवार और एक को कहा जाता है सकरी पत्ती के। तो सकरी पत्ती में जितने भी घास कुल के आते हैं ना, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके सकरी पत्ती में। जैसा आपका जंगली धान हो गया, जंगली जई हो गया, गेहूंसा हो गया, फिर आपका दूब घास हो गया, कांस हो गया, ये किस में आ जाएंगे, आपके सकरी पत्ती में। जब भी चौड़ी पत्ती की बात करेंगे तो जो बड़े बड़े पत्ते, जैसे पत्थर चट्टा देखे ना, बहुत बड़ा पौधा रहता है, ठीक है, उसकी पत्तियां बड़ी ज्यादा रहती हैं। फिर आपका बथुआ हो गया, हिरणखुरी हो गया, महकुआ हो गया, लाजवंती हो गया, सिलाचारी हो गया, सिलचारी बोलते हैं, सिलचारी, ये आपके क्या है, चौड़ी पत्ती के खरपतवार। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कभी कभार क्वेश्चन पेपर में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप आसानी से वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपका वीड है कंप्लीट होता है। अब इनको आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे मैं आपको एक तो फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। इस फोटो में आपको क्या याद रखना है, कुछ खरपतवारों के जो नाम दिए गए हैं उनका नाम और वैज्ञानिक नाम यहां पे आपका आ जाएगा, ठीक है, एक बड़ा सा पेपर में। तो उसको याद करना है, समझना है, जितने याद हो रहे हैं। अच्छा, किन किन को याद करना है, तो जो जो खरपतवारों के नाम मैं आपको लिखवाया हूं क्लासिफिकेशंस में, उनको टिक कीजिए, उन टिक किए हुए नामों को याद कीजिए। बाकी के जो खरपतवार के नाम हैं उनको अगर आप छोड़ भी देंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट मैंने फिर बोला है, जिनका नाम क्लासिफिकेशंस में आया है उनको याद करना जरूरी है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंट्रोल देखेंगे, और कंट्रोल के बाद जो आपका लास्ट पोर्शन रहेगा वीड्स का, उसमें हम देखेंगे कि विभिन्न आपके जो फसल रहते हैं उसमें कौन कौन से खरपतवार लगते हैं और उन खरपतवारों का नियंत्रण किस रसायन से किया जाता है। यह भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। आपको सिर्फ नाम याद रखना और एग्जाम्पल्स याद रखने, यही चीज करना है। अगर इस चीज को आपने कर दिया तो वीड्स का पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, और इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तो मैंने आपको यहां पे बता दिया। अगर और अच्छे से जानना है तो टेस्ट सीरीज आप देखिएगा। टेस्ट सीरीज में या जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उसमें भी हमने क्वेश्चंस को मेंशन किया है, जो कि पूछे गए हैं या सामान्यतः आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट हैं। तो इन चीजों को भी आप देख सकते हैं, इन चीजों को भी आप समझ सकते हैं, और जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।